Lata Mangeshkar ji, the Nightingale of India, unfortunately passed away yesterday, and the entire world is in mourning because her loss most certainly feels personal. A tribute is definitely warranted, but अगर हम लता दीदी की बातें करेंगे तो छोटे मुंह बड़ी बात जरूर लगेगा, which is why we've brought in our resident expert on all things about the golden era of Bollywood, Madhu Raja ji, actress, model, and my mother, who is the biggest Bollywood fan we know of, and somebody who has followed Lata Didi's career through the decades, to tell us about some unknown facts about Lata Didi. Madhu ji, Mummy, thank you for joining us today. Shukriya for calling me. Madhu aunty, not only have you, based on professional connect, have you followed her career, Lata Didi's career, but also personally, course, because beta. you have an interest, you have even met her. Yeah. देखो बेटा, तुम लोगों ने तो बहुत बाद में लता जी को जाना और सुना होगा। मेरा तो बचपन ही उनको आवाज के साथ पड़ा हुआ। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मैं कोई तकरीबन 5 साल की होंगी, हाँ 6 साल की, जब पहली बार मैंने वो गाना सुना था कि आएगा आने वाला, और वो आज तक मुझे याद है। तो मैंने सोचा इधर उधर की बातें करने से बेटर है कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं जिनके बारे में आपको पता ना हो, ऐसा मेरा ख्याल है। तो सबसे पहले तो ये जग्गू एंड तराना, क्या तुम्हें पता है कि लता जी का असली नाम क्या था? नहीं ना? लता जी उनका असली नाम, हाँ लता जी लता जी तो था, मुझे इतना याद है मधु आंटी कि हर नेम वाज चेंज्ड क्योंकि हर फादर वाज डूइंग अ मूवी, और कोई एक वही बताने जा रही थी, जब वो पैदा हुई तो उनके पिता ने उनका नाम रखा था हेमा, हेमा मंगेशकर। लेकिन उन दिनों वो एक प्ले कर रहे थे और उस प्ले में जो हीरोइन थी उसका नाम था लतिका, जो लता जी के पिता को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम हेमा से बदलकर लता कर दिया और वो लता मंगेशकर हो गई। एक तो ये बात। दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ कि लता जी ने बहुत छोटी उम्र में अपने पिता की डेथ के बाद से पूरे परिवार का बोझ उठा लिया था जी। तो करती क्या, क्योंकि उन्हें तो सिवाय गाने और ड्रामे वगैरह में भाग लेने के, क्योंकि उनके पिता का थिएटर भी था जिसमें वो भाग लेती थी, और कुछ आता नहीं था तो क्या करें, नौकरी तो कर नहीं सकती थी, पढ़ाई वगैरह की नहीं थी, तो उन्होंने एक्टिंग से शुरुआत की। फिल्मों में एक्टिंग, मराठी फिल्मों में करी, कुछ हिंदी में करी, और करते करते कुछ कुछ गाने भी मिलते गए। मतलब 4-5 साल का ये स्ट्रगल रहा। उसके बाद जो पहला गाना उनका मकबूल हुआ वो था महल का आएगा 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 आने वाला, और वाकई लता जी ऐसी आई कि सब पे छा गई। उनके कैरियर को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ जो था वो था गुलाम हैदर, उस जमाने में एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, और उन्होंने जब लता जी को सुना तो उन्होंने कहा कि भाई इससे गाना गवाना चाहिए, तो वो उनको शशिधर मुखर्जी के पास ले गए, जो ये अपना फिल्माले के डायरेक्टर थे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे ये लड़की की आवाज पसंद नहीं, ये तो बहुत पतली। तो उनका ठीक है, फिर मैं अपनी फिल्म में करता हूँ। तो तब उन्होंने हिंदी में उनका पहला गाना किया, वो फिल्म थी मजबूर। और ईयर 1949 लता जी के लिए एकदम बढ़िया साल था। पहले महल आई, फिर आपकी बरसात आ गई, उसके बाद में महबूब की अंदाज आ गई, और फिर लता जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अच्छा, आप लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि फिल्म फेयर अवार्ड जब शुरू हुआ पहली दफा, फिल्मों का बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, इसकी शुरुआत हुई 1952 में, लेकिन पहली बार जो अवार्ड दिए गए वो थे 1953 में, और पहला अवार्ड मिला था दिलीप कुमार को एज ए हीरो, और हीरोइन थी शायद मीना कुमारी, हाँ मीना कुमारी, बाबरे नैन के लिए। उस जमाने में सिंगर्स के लिए कोई अवार्ड नहीं होता था। Really? म्यूजिक डायरेक्टर का होता था लेकिन सिंगर का नहीं। लता जी ने प्रोटेस्ट किया, वो कहने लगी आपके फंक्शन होता है, आप हमें बुलाते हैं, गवाते हैं, और अवार्ड हम लोगों को नहीं देते। उसके बाद 1958 में
3-4 साल उनका ये स्ट्रगल चला। तब 1958 में उनकी एक फिल्म आई थी मधुमती, जिसमें याद होगा तुम्हें गाना आजा रे परदेसी। उस फिल्म से सिंगर्स को भी अवार्ड मिलना शुरू किया और लता जी को वो पहला अवार्ड मिला था। तो हो गई अनोखी बात। हाँ, हो गई। इसके अलावा लता जी ने किस किस के साथ गाया ये सब आप जानते ही हो, कि रफी साहब के साथ गाया, किशोर दा के साथ गाया, तलत महमूद के साथ गाया, मन्ना डे के साथ गाया, हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाया। लेकिन एक म्यूजिक डायरेक्टर इकलौता ऐसा है जिसके साथ लता जी ने नहीं गाया। बताओ कौन? पता नहीं, आप बताओ। ओपी नहीं है, ओपी नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात सच भी है और गलत भी है। ये खुलासा मैं आज करने वाली हूँ। जी हाँ, लता जी ने ओपी नैयर की संगीत में गाना गाया और गाना था उड़े जब जब जुल्फे तेरी। बात है 2002 की। एक फिल्म बन रही थी मुझसे दोस्ती करोगे, जिसमें ऋतिक रोशन और करीना कपूर और रानी मुखर्जी थी। उसमें एक मेलोडी है जिसमें सब गाने आते हैं और उसी में एक गाना ये भी आता है, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। वो लता जी ने गाया और ये ओपी नैयर जब जिंदा थे तभी हुआ। तो हम कह सकते हैं कि लता जी ने एक गाना जरूर उनके लिए गाया। वाओ, बट मम्मी, सो शी वाज लाइक क्लियरली द मोस्ट इन डिमांड सिंगर एंड वो बहुत बिजी रहती थी एंड लोग लाइक हमने सुना है कि लाइक डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स अपने शेड्यूल चेंज करते थे उनके शेड्यूल को अकोमोडेट करने के लिए। इज दैट ट्रू? वो बिल्कुल बिल्कुल वो इतनी मतलब छा गई थी इंडस्ट्री में कि हर प्रोड्यूसर, हर म्यूजिक डायरेक्टर चाहता था लता जी की आवाज आ जाए तो बस मेरी जिंदगी बन जाए। एक वक्त तो ये भी था कि वह सुबह 2 रिकॉर्डिंग करती थी, दोपहर में 2 करती थी, शाम को 3 या 4, साथ रिकॉर्डिंग करना कोई आसान काम नहीं है। उस जमाने में टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं होती थी, उनको तो रिहर्सल भी करनी पड़ती थी और एक साथ ही टेक होती थी। आजकल जैसे म्यूजिशियन अलग बजा जाते हैं, गाने वाला अलग गा जाता है, बाद में मिक्सिंग होती है या वो अलग से भी डब कर देते हैं। तब ऐसा कुछ नहीं था। अब तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि नौशाद साहब 15-15 दिन उनसे रिहर्सल करवाते थे तब गाना होता था। वाओ, कितनी मेहनत की उस औरत। सुबह से शाम तक, कई दफा खाने का भी कोई जुगाड़ नहीं होता था। उस जमाने में इतना खाने का बाहर शौक नहीं था, तो सारा दिन पानी पी के, चाय पी के ही चला ली। इसके अलावा एक और मजे की चीज मैं बताना चाहती हूँ कि लता जी को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि कोई उनका हक उनसे छीन ले। ये मैं इस संदर्भ में कह रही हूँ कि तब सिंगर को रॉयल्टी नहीं मिलती थी, गाना गाया और पैसे दिए और खत्म। फिर उसके बाद गाना चाहे साल चले, 2 साल चले, आज तक कुछ गाने चल रहे हैं। तो लता जी ने एक स्टैंड लिया और वो एक झंडा लेके खड़ी हो गई, सिंगर को भी मिलना चाहिए। और इस पर कई लोग बहुत खफा हो गए, जैसे राज कपूर जो उनके बहुत क्लोज थे, उनको भी अच्छा नहीं लगा वो, और उन्होंने, लता जी ने उनके साथ गाना बंद कर दिया। लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी गई। एस.डी. बर्मन ने इस बात से बहुत नाराज थे। अल्टीमेटली सत्यम शिवम सुंदरम के जमाने में राज कपूर साहब को मानना पड़ा और तब उनसे गाने गवाए और रॉयल्टी मिली। और आज तक हर सिंगर को वो रॉयल्टी, चाहे कितनी भी है, 10% या 20, जो भी, मुझे ठीक से पता नहीं, वो मिलती है। इस सब का श्रेय लता जी को जाता है। यानी वो वाकई फाइटर थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मधु आंटी, ये बात भी सही है that besides Hindi and Marathi, लता दीदी also sang in many other languages? हाँ, बहुत, हर लैंग्वेज में गाया, 36 लैंग्वेज में उन्होंने गाया। और तुम्हें मालूम है जग्गू कि उनका फेवरेट सिंगर कौन था? कौन? लता दीदी का फेवरेट सिंगर? रफी साहब। हाँ, रफी साहब नहीं, रफी तो उनके साथ गाते थे, उनके साथ ही आए हैं तकरीबन। वो थे के.एल. सहगल। बचपन से वो के.एल. सहगल के गानों की दीवानी थी और बड़ी उनकी ख्वाहिश थी कि वो कभी उनके साथ गाए। वो तो ना हो सका क्योंकि वो बहुत छोटी थी, और धीरे धीरे जब उनका काम चल गया तो कुछ रुपए जोड़ जोड़ के
1948 में उन्होंने एक रेडियो खरीदा है GE का, जो 500 कुछ रुपए का था। और जब उन्होंने पहली बार वो रेडियो ऑन किया तो उस पे मालूम है क्या खबर आई? उस पे ऑल इंडिया रेडियो से ये अनाउंस किया जा रहा था कि मशहूर गायक और फिल्म अभिनेता KL सहगल नहीं रहे। बस लता जी ने कान बंद कर लिए और रेडियो बंद किया और माँ को बोला ये रेडियो अब घर में नहीं रहेगा, ये खबर मैं सुन ही नहीं सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो रेडियो उन्होंने जाके औने पौने दामन में बेच दिया, लेकिन अपने घर में नहीं रखा। तो इतनी दीवानी थी वो KL सहगल साहब की। ओह वाओ। बट उनका करियर जो है, जो 70 साल चला है, 25-30 हजार गाने उन्होंने गाए हैं, लोगों के तो फेवरेट्स हैं ही। जब ए मेरे वतन के लोगों सबको पसंद है, लग जा गले सबको पसंद है। आपका कौन सा फेवरेट होगा? आपको ये सारे गाने पसंद हैं? कैन यू पिक अ फेवरेट? इज इट पॉसिबल? सब पसंद है, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर चाहूंगी और देखने वालों से ये अर्ज करना चाहूंगी कि ये जरूर देखें। मेरा फेवरेट नंबर 1 पे है आएगा आने वाला। ये गाना सुपर्ब है, क्योंकि उस जमाने में कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी और लता जी ने एक कमरे में, इन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में हमें बताया था कि पीछे से कमरे से, वो शुरू में आपको याद होगा गाना आता है आएगा, तो कोई दूर से जैसे गा रहा है, तो वो गाती गाती जब लास्ट में माइक पे आती थी, ऑफ माइक गा रही। इस गाने की रिहर्सल उन्होंने 15 दिन की। ये मेरा फेवरेट गाना है। और जब ये सुनोगे तो तब आप सोच के हैरान हो जाओगे कि उस जमाने में कैसे इसको रिकॉर्ड किया गया। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे खेमचंद प्रकाश और 49 में रिलीज हुआ, जैसे मैंने बताया फिल्म महल में। जब आप 6 साल की थी तब ये वाला गाना सुना आपने? हाँ, ये गाना सुना। और दूसरा ये कि लता जी ने हर हीरोइन के लिए प्लेबैक दिया, चाहे वो नरगिस हो, चाहे वो गीता बाली हो, चाहे वो मधुबाला हो। आई मीन उस जमाने में और अब तक की लेटेस्ट हीरोइनों के लिए उन्होंने प्लेबैक दिया। लेकिन लता जी की अपनी पसंद पूछी जाए कि उन्हें कौन सी हीरोइन पसंद थी जो बढ़िया लिप सिंक देती थी, जिससे लगता था कि लता नहीं, वो हीरोइन ही गा रही है, वो थी नूतन। नूतन का एक गाना है वो मनमोहना, सीमा में है ये गाना। और इतना बढ़िया नूतन जी ने लिप सिंक किया है, बिल्कुल कतई अंदाजा नहीं होता कि ये वो नहीं कहीं और गा रहा है। शायद इसकी ये वजह हो सकती है क्योंकि नूतन जी खुद भी अच्छा गा लेती थी। उन्होंने अपना एक गाना भी गाया है, अपना ये एक फिल्म थी छबीली, जिसमें नूतन की मदर डायरेक्टर थी शोभना स्मट, और उस फिल्म में पहली बार तनुजा को इंट्रोड्यूस किया गया था। वाओ वाओ। हाँ, सब म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया है, बर्मन दा के साथ काम किया। लेकिन कमाल है, एक ही ट्यून पे 3 गाने लता जी ने ही गाए। SD बर्मन की एक फिल्म आई थी नौजवान, जिसमें लता जी ने गाना गाया था, वो ठंडी हवाएं, सुना है कभी? हाँ, लहरा के आए। हाँ, लहरा के आए, बिल्कुल। उसके काफी साल बाद, ये म्यूजिक था SD बर्मन का। उसके बाद एक फिल्म आई ममता, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे अपने रोशन साहब। उन्होंने बाकायदा उनसे इजाजत लेके बर्मन साहब से कि मैं आपकी ट्यून बोरो कर रहा हूँ, और उस पे उन्होंने गाना बनाया, रहे न रहे हम। ये वही है, वो ठंडी हवाएं, बिल्कुल ये बिल्कुल भी सेम लता में धुन। फिर SD बर्मन के बेटे थे राहुल देव बर्मन, उन्होंने भी इसी ट्यून पे एक गाना बनाया, सागर किनारे दिल ये पुकारे। मैं गा नहीं सकती हूँ, मतलब कुछ तो याद आ गया होगा। तो कमाल है, 3 अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के लिए लता जी ने वो गाया। वाह। आप कभी मिले हो उनसे? मेरा मिलना उनसे एक बड़ा अजीब सा इत्तेफाक था, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि 1973 में लता मंगेशकर दिल्ली में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट करने आई। वो बहुत कम किया करती थी इंडिया में,
पर किसी तरह उन्हें मना लिया गया और वहां दूरदर्शन ने वैन लगा के सब रिकॉर्ड किया, जिसको वहां पर अमीन सयानी कंपेयर कर रहे थे। फिर दूरदर्शन के पास राइट थे, तो उन्होंने कहा कि इसको हम पूरा तो नहीं दिखा सकते, सारे गाने भी 3 घंटे के कैसे दिखाएंगे, और अमीन सयानी ने तो जो लंबा लंबा, क्योंकि स्टेज पे आदमी ज्यादा ही बोलता है, तो वो नहीं रख सकते। तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने एक शॉर्ट वर्जन लता जी का कंपेयर किया था। दैट वाज अ वेरी प्राइड मोमेंट फॉर मी। और उसके बाद रिटायर होने के बाद 2003 में मैं रिटायर हो गई। तो अमरसन, हम लोग तब नेपन्सी रोड पे रहते थे, तो अमरसन बहुत चक्कर लगाती थी। तो एक दिन मैं अमरसन में वो जो ज्वेलरी का काउंटर है ना, सिल्वर वाला, वहां खड़ी देख रही थी, पर हमेशा की आदत है मेरी, वहीं अटक जाती थी। तो पीछे से किसी ने मेरे ऐसे हाथ रखा, मैंने कहा है, अरे देखा तो बाप रे, लता दीदी। मैंने तो पाँव छुए उनके। मैंने कहा दीदी आप यहाँ कैसे, आप बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे मीठी सी उनकी आवाज थी। मैंने कहा जी हाँ, मैं तुम्हारा वो देखती हूँ सीरियल जो आता है ना, बड़े अच्छे लगते हैं। वो इस सादी सफेद साड़ी में 2 चुटियां बनाई हुई, बहुत सादगी से। मैं कहती हूँ ये होता है इंसान और उसकी मकबूलियत। इतना बड़ा आर्टिस्ट होने के बाद खुद उन्होंने मुझे शाबाशी दी, तारीफ की। वो दिन आज मतलब 20 साल हो गए, नहीं मम्मी 12 साल हो गए। हाँ, क्योंकि सीरियल आया था 2012 की बात जी हाँ। तो हाँ 2012 में वो मिली थी, तब की बात है। वो दिन मेरे लिए यादगार है और यादगार रहेगा। लता दीदी आज भला हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दिलों में जरूर रहेंगी। किसी ने एक शेर भेजा था, मुझे अच्छा लगा, मैं चाहती हूँ आप लोगों को सुना दूं। प्लीज। वो कुछ ऐसे था, बड़ी रौनक होगी आज भगवान के दरबार में, बड़ी रौनक होगी आज भगवान के दरबार में, संगीत का खजाना पहुंचा है जमीन से आसमान पे। अरे वाह, बिल्कुल सही, वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल शुक्रिया, बिल्कुल सही कहा। जग्गू थैंक यू बोल दो बिकॉज हाँ, उसके अलावा हम कुछ नहीं बोल पाए इस पूरे एपिसोड में, बिकॉज हमारा अपना इंफॉर्मेशन एंड बॉलीवुड का खजाना बैठा है हमारे साथ। सो थैंक यू, आपने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं दैट वी डिडंट नो। माय ऑनर, थैंक यू Madhu Aunty, thank you very much. You've refreshed our memories. You have helped us pay tribute to Lata Didi. You have shared personal memories. We could not have done a better job, and which is why we left it to you to help us cover decades of what Lata Didi has done for us, each one of us individually, as well as what she means to the country. So thank you very much for doing that for us. It's my honor. Thank you very much for inviting me on your show. थैंक यू एंड डियर व्यूअर, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। एंड अगर आपको वेल मम्मी की बातें अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना प्लीज। आप कमेंट्स में हमें बताना आपका फेवरेट लता मंगेशकर का गाना कौन सा है, एंड मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकॉन ऑन करें, एंड प्लीज send this particular video to all the people in your family who love Lata Mangeshkar and through whom Lata ji is always going to remain immortal. Thank you for watching. Thank you. We are Jagwant Tarana.